नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो आपका नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का, जो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें यूट्यूब पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाती हैं उनका PDF आपको इस पर मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है कॉन्सेप्ट एकेडमी 1 नाम से। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जो आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो आपका 1968 से आपका घोषित हो गया था। इस टाइम पे घोषित किया जा चुका है और 1969 से दिया जाता है, याद रखना। और ये देता है आपका जो आपका एक है स्वेरिक्स रिक्स बैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ द एल्फ्रेड नोबेल। तो याद रखना ये बैंक है, इसका नाम याद रखना। जब इसके 300 साल कंप्लीट हुए थे, 300 जो इसकी एनिवर्सरी थी, ये इन्होंने सेलिब्रेट की थी अभी 1968। तब से ये परिणाम घोषित हुए थे कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी क्या करेंगे, आपका नोबेल प्राइज़ देंगे। तो याद रखना एल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी उसमें कौन सा प्राइज़ नहीं था, अगर जो आप आज के डेट में आपका देखा जाता है तो वो इकोनॉमिक्स का था। जो 6 आपका देखा जाता है ना कि 6 विषयों में दिया जाता है, तो कौन कौन से दे देते हैं, फिजिक्स है तो ये उनकी विल में था, केमिस्ट्री हो गया आपका, लिटरेचर हो गया आपका, मेडिसिन हो गया आपका, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और बात करेंगे अगर तो वो होता आपका किसका, पीस का। तो ये थे, पर केवल जो इकोनॉमिक्स था वो नहीं था। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो 300 एनिवर्सरी था ये स्वेरिक्स रिक्स बैंक का, तब से ये घोषित हुआ है, ठीक है ना। तब से ये इसके जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का वो दिया जाना प्रस्तावित हुआ और 1969 से पहला आपका दिया जाने लगा। अब तक अगर बात करें तो आपका लगभग 2019 तक 51 बारी दिया जा चुका है और टोटल 84 लॉरेट्स को दिया जा चुका है। अगर मैं 2020 का भी देख लूँ तो दोनों को अगर देखें, जो आपके पॉल आर मिलग्रॉम है और रॉबर्ट बी विल्सन है, जिनको ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है, ऑक्शन फॉर्मेट और ऑक्शन थ्योरी के लिए मिला है, तो अगर उनको भी जोड़ दूँ तो टोटल मिला के ये 52वीं बार दिया गया और टोटल मिला के 86 लॉरेट्स जो रेसिपेंट्स हैं उसके 86 हैं। तो याद रखना किसके लिए दिया गया तो मैं बता देता हूँ। तो पॉल आर मिलग्रम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों ही अमेरिका से, तो इनको दिया गया था फॉर द इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन थ्योरी के लिए दिया गया, इन्वेंशन ऑफ द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। अब ऑक्शन थ्योरी ये होती है ना, जब ऑक्शन लगाया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई सारे लोग बिड करते हैं, वहाँ पे बोली लगाते हैं और जो सबसे हाईएस्ट बिड करता है उसको वो चीज़ दे दी जाती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ पॉल आर मिलग्रॉम और कौन है, रॉबर्ट बी विल्सन, ये आप याद रखना। तो ये आपके पॉल आर मिलग्रॉम, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जो पुरस्कार होगा वो आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर थियोरेटिकल डिस्कवरीज हैव इम्प्रूव द ऑक्शन इन द प्रैक्टिसेस। तो दिस ईयर लोरेट पॉल मिलग्रॉम एंड द रॉबर्ट विल्सन हैव स्टडीड हाउ ऑक्शन वर्क। उन्होंने ये देखा, ये आज से नहीं, काफ़ी सालों पहले से ये देख रहे हैं कि ऑक्शन थ्योरी किस तरीके से काम कर सकती है, किस तरीके से ऑक्शन थ्योरी सभी के लिए बेहतर हो सकती है। इस पर इन्होंने काम किया कि कभी कभी क्या होता है कि जो खरीदार होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, महंगा साबित हो जाता है, क्योंकि बोली लगती है, और जो हाईएस्ट बिड लगाता है उसके लिए दिक्कत हो जाए। जैसे अगर आपका इंडिया का पकड़ा जाएगा ना, तो ये आपका जैसे 4G स्पेक्ट्रम के लिए जब लगा था तो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट बिड लग गई थी ऑक्शन के थ्रू, और इतना ज़्यादा कंपनीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा है 4G के केसेस में, ये आप याद रखना। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो खरीदार है या जो बेचने वाला है उनको भी क्या हो, इसका फ़ायदा हो, दोनों को फ़ायदा मिले और दोनों को नुकसान ना हो, इस विषय से रिलेटेड आपकी ये थ्योरी। तो दे हैव ऑल्सो यूज देयर इनसाइट टू डिज़ाइन द न्यू ऑक्शन फॉर्मेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एंड दैट आर डिफिकल्ट टू सेल इन द ट्रेडिशनल वे, सच एज द रेडियो फ्रिक्वेंसी। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी इसका एक एग्जाम्पल है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे आपका क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आपका रीजनल वाइज भी होता है, कि आपका एक रीजन वाइज भी होगा और हो सकता है वो और रीजन्स को कनेक्टेड करके हो जाए। तो अगर और रीजन्स वाला कोई शख्स, अगर कोई क्या है कि सभी क्षेत्रों में रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू किसी चीज़ को कैप्चर करे, रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब कि अगर मान लो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी या फिर जैसे 4G स्पेक्ट्रम लेने की कोशिश करे या कोल लेने की कोशिश करे, और जबकि जो आपका क्या है ऑक्सीजन जो लग रहा है वो रीजनल बेस पे लग रहा है। रीजनल मतलब जैसे लगा दो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरीके से लग रहा है। तो जहाँ पर क्या होता है, जो कंपनी पूरे जैसे मान लो पूरे भारतवर्ष में काम करती है और ये रीजनल बेस पे लगा है, तो हो सकता है उसको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सके, ठीक है ना, क्योंकि जो उसका जो कारोबार होगा सिमट के किस तरफ आ जाएगा, जैसे उत्तर भारत में आ जाएगा या फिर दक्षिण भारत में आ जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है दे डिस्कवरीज हैव द बेनिफिटेड द सेलर्स
जो कि विक्रेता होता है, बायर जो खरीदार होता है, और जो टैक्स पेयर होते हैं जो टैक्स पे करते हैं, उन सभी के लिए फ़ायदेमंद था। ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है कि पीपल हैव ऑलवेज सोल्ड देयर थिंग्स टू द हायर बिड, हाइस्ट बिड लगती है, वहाँ पे क्या हो जाती है आपकी, सोल्ड हो जाती है, और बाउट देम फ्रॉम हुएवर मेक्स द चीपेस्ट ऑफर, और बाई किस तरीके से होता है, जो आपको चीपेस्ट रेट में दे देगा, इस तरीके से। नाउ डेज ऑब्जेक्ट वर्थ एस्ट्रोनॉमिकल सम ऑफ द मनी चेंज हैंड्स एवरी डे इन द ऑक्शन, नॉट ओनली हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स आर्ट इन द एंटिक्विटीज बट ऑल्सो द सिक्योरिटीज, मिनरल्स एंड एनर्जी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड एज द ऑक्शन। तो यहाँ पे लिख रहा है कि आपका दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि जो ऑक्शन लगते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं, ये मनी क्या करता है, फ्लोट करता है, चेंज करने लग जाता है। हर एक चीज़ का क्या होता है कि जिसका मूल्य है वो चेंज होने लग जाता है, वो चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो आपकी बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें हों, या आप मिनरल्स को ऑक्शन करें। जैसे क्या होता है कोल, जब आपका क्या होता है, जैसे कोल है तो कोल ऑक्शंस होते हैं आपके ना, जैसे कोलगेट्स होता है तो वो क्या होता है, कोलगेट मतलब जैसे आपका क्या होता है, कोलगेट का मतलब वो नहीं, ब्रश वाला नहीं, टूथपेस्ट नहीं, कोलगेट्स का मतलब ये था जो आपके कोल का आवंटन होता है, कोयले का जो आवंटन होता है उसके लिए भी क्या होता है, ऑक्शन लगता है। तो वहाँ पर कोई नुकसान या फ़ायदा ना हो, क्योंकि आपके क्या होते हैं कि मूल्य जो होता है, प्राइस जो होता है वो फ्लोट करने लग जाता है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैन ऑल्सो कंडक्टेड एज ऑक्शन। तो क्या होता है कि ऑक्शन के थ्रू क्या होता है कि बेस्ट प्राइस मिल पाता है गवर्नमेंट को। अगर मैं गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो जब क्या होता है ऑक्शन लगाया जाता है किसी चीज़ का, तो कई सारी कंपनियाँ वहाँ पे आती हैं, तो ये होता है कि सरकार को वहाँ पे फ़ायदा होता है। अब हो सकता है कि अगर कंपनी कोई ले उसे, तो हो सकता है कंपनी को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि उसने हाईएस्ट बिड लगाई है, ठीक है ना, मतलब कंपटीशन के थ्रू। तो हो सकता है उसको बाद में क्या झेलना पड़े। मान लीजिए कि अगर जैसे उसने एक कोल रिफाइनरी थी, उसके लिए क्या कर दिया उसने, कोल का एक मान लीजिए एक खदान थी, तो उसने मान लो कि उसने ली वो 5 लाख में हाईएस्ट बिड लगाकर, और हो सकता है कि वहाँ से केवल 3 लाख का ही कोयला निकले। तो ये क्या होता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इन्होंने ऑक्शन थ्योरी इस तरीके से दी कि सभी को मिल बांट के ये है कि मैक्सिमम बिड जो होगी उसे भी क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए कि हाँ यार इतना फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, यूजिंग द ऑक्शन थ्योरी रिसर्चर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स ऑफ द डिफरेंट रूल्स फॉर द बिडिंग, कि जितने क्या हो सकते हैं, नियम हो सकते हैं बिडिंग से रिलेटेड, या फाइनल प्राइस पे क्या होगा डिस्कस करना चाहिए द ऑक्शन फॉर्मेट में। ठीक है ना। द एनालाइसिस इज डिफिकल्ट बिकॉज द बिडर बिहेव द स्ट्रेटेजिकली। अब सिंपल सी बात है कि जो एनालाइज करना होता है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है ऑक्शन के केस में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो बिडर्स होते हैं, जो बिड करते हैं, वो बिहेव जो करते हैं वो स्ट्रैटेजिकली करते हैं। मतलब कि यार कितना मैं लगाऊंगा, कितना दूसरा लगाएगा, तो मुझे कितनी हाइस्ट बिड लगानी है यहाँ पे, कितनी मेरी जो होगी, जो मैक्सिमम जो बोली होगी वो कितनी होगी, based on the available information that takes into the consideration both what they know themselves and what they believe other bidders to know। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो और जो बेचने वाला उसे भी नुकसान ना हो, तो वो किसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। ऑक्शन थ्योरी को इस तरीके से बेहतर बनाया गया इन दो व्यक्तियों के द्वारा। तो रॉबर्ट विल्सन ने क्या किया, तो रॉबर्ट विल्सन डेवलप द थ्योरी ऑफ द फोर द ऑक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द कॉमन वैल्यू। उन्होंने क्या बोला कि अ वैल्यू विच इज अनसर्टेन, जो कैसे होती है, अनिश्चित होती है, बिफोर हैंड बट इन द एंड इन द सेम फॉर एवरीवन। इन्होंने बताया कि ये किस तरीके की एक मूल्य जो पहले से अनिश्चित है लेकिन अंत में सभी के लिए समान है। शुरुआत में तो अनिश्चित है पर बाद में सभी के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम क्या रख देंगे, सेम रख देंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी और द वॉल्यूम ऑफ द मिनरल्स इन द पर्टिकुलर एरिया। विल्सन showed that why rational bidders tend to place bids below their own best estimate of the common value. They are worried about their winner crush। winner crush का मतलब होता है कि जो जीत जाता है, जैसे मान लो कि किसी ने मान लो कि कोई सामान लिया, तो कोई सामान था और सामान के लिए कोई बोली लगाया, तो एक ने 10 रुपये लगाई, दूसरे ने 20 रुपये लगाई और तीसरे ने 30 रुपये लगा दी। हाईएस्ट बिड कितनी चली गई, 30। और बाद में उसे पता लगा जो सामान था जो वो बेचने के लिए आया, खुद उसने ले लिया और इसे बेचने के लिए आया, तो उसने देखा सामान कितने रुपए का था, 20 रुपये का था। तो इस व्यक्ति को कितने रुपए के नुकसान हो गया, 10 रुपये का। तो इसे बोलते हैं विनर क्रश। मतलब क्या होता है, वो जो जीता है उसके लिए वो एक जो एक्चुअल में क्यों गया, श्राप टाइप का हो गया। दैट इज अबाउट पेइंग टू मच एंड लूजिंग आउट। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या कर गया, पे कर गया और उसने पैसा क्या कर दिया, गंवा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि एक फिक्स कर दी जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल इंक्लूड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी और द वॉल्यूम ऑफ द मिनरल्स इन द पर्टिकुलर एरिया। तो उसे पहले फिक्स कर दिया जाएगा ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू। हाँ भाई ये कितना है, यहाँ से कितना आप ले सकते हैं, प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, तो वो पहले से क्या हो जाएगा, बिडर को पहले पता लग जाएगा, ताकि वो उतनी बोली लगाए जितने पे उसे प्रॉफिट दिखे। ठीक है ना कि उसे बाद में क्या हो कि विनर क्रश की जो कंडीशन है वो झेलनी पड़े। अच्छा, पॉल मिलग्रॉम जो थे तो फॉर्मुलेटेड अ मोर जनरल थ्योरी। उन्होंने जनरल थ्योरी दी of the auction and not only allow the common values but also private value that vary from the bidder to bidder। अब ये कॉमन वैल्यू क्या होती है कि आपने कोई सामान लिया बेचने के लिए, आपने कोई सामान लगाया उसके लिए बिड लगाई और आपने वो सामान ले लिया, अब वो सामान आप बेचेंगे तो उसे बोलते हैं कॉमन वैल्यू पे। ठीक है ना। जैसे 30 रुपये लगाया और मान लो कि उसका कितना था रेट, 50 रुपये था। अगर मैं
विनर क्रश की बात ना करूँ, उसका रेट जो था मार्केट में वो 50 रुपये में बिक गई, तो आपको 20 रुपये का फायदा हो गया। तो एक्चुअल में जो आप वो काम कर रहे हो कॉमन वैल्यू के लिए कर रहे हो, पर एक होता है प्राइवेट वैल्यू के लिए। प्राइवेट वैल्यू के लिए होता है जैसे पेंटिंग वगैरह होती है या कुछ भी ऐसा एंटिक जो पीस होता है, उसके लिए क्या होती है कि आप बिड करते हैं, और बिड करते हैं तो वो आप खरीद लेते हैं किस में, अपने यानी कि सेल जो होती है या जो आपकी दीवार होती है वहाँ पे टांगने के लिए उस पेंटिंग को, और उसे सिर्फ अपने पास रखा जाता है कि हाँ ये मैंने खरीदी है और ये इतनी महंगी पेंटिंग है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट वैल्यू, दैट वेरी फ्रॉम द बिडर टू बिडर। तो क्या होता है कि बिडर टू बिडर क्या होती है आपकी चेंज होती है। हो सकता है जैसे आपकी पेंटिंग ली जा रही हो, तो वो पेंटिंग कितने की हो, मान लीजिए उसमें जो पेंट करते समय जितना खर्चा है वो 5,000 का, पर जब बिड लगी होगी तो 5 लाख की भी हो सकती है। तो इस तरीके से होता है। तो ही एनालाइज द bidding strategies in a number of the well-known auction formats, demonstrating that a format will give the seller higher expected revenue when the bidders learn more about each other's estimated value during the bidding। तो क्या होगा कि वो बोल रहा है कि अनुमानित जितना मूल्य होगा वो पहले से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ इसका अनुमानित मूल्य कितना है और ये कितने की जाएगी। हालांकि प्राइवेट वैल्यूज़ में ये काम नहीं करता, जब किसी को खरीदना होता है तो वो कितना पैसा चुका देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा ये देखो लिखा, ओवर द टाइम सोसाइटी हैव अलोकेटेड द इवन एवर मोर कॉम्प्लेक्सेस ऑब्जेक्ट अमंग द यूजर्स सच एज द लैंडिंग स्लॉट्स एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसीज। इन रिस्पॉन्स द मिलग्रॉम एंड द विल्सन इन्वेंटेड न्यू फॉर्मेट ऑफ फॉर द ऑक्शनिंग of many interrelated objects simultaneously on behalf of the seller motivated by the broad social benefit rather। तो ये broad social benefits मतलब जो सभी व्यक्तियों को या समाज को क्या करे उसका फ़ायदा दे, rather than the maximal value। मैक्सिमल रेवेन्यू मतलब आप जब क्या होते हैं ज़्यादा कमाते हैं, नहीं ज़्यादा कमाने से मतलब नहीं है, आप ज़्यादा तब भी कमा सकते हैं जब आप देखो, अगर आप मान लीजिए आप एक को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उससे कितना 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो अगर उसी की जगह आप 10 को पढ़ाएं तो उससे भी अगर 1,000 रुपये लें तो ये बन जाएगा 100। तो इसे बोलते हैं आपका क्या, ब्रॉड सोशल बेनिफिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। सभी का क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। और 1994 में ये युक्ति निकाली थी कि जो यूएस अथॉरिटी द फर्स्ट यूज वन ऑफ द ईयर ऑक्शन फॉर्मेट टू सेल द रेडियो फ्रीक्वेंसी। टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी इसी तरीके से क्या हुई थी, सेल हुई थी। सिंस देन द मैनी अदर कंट्रीज हैव फॉलो शूट, और इसी तरीके से इस थ्योरी को क्या किया गया था, आपकी जितनी भी बाकी कंट्री थी उसके बाद उसे फॉलो करती हुई आ रही है, ताकि ब्रॉड सोशल बेनिफिट्स को देखा जा सके, सभी लोगों का फायदा देखा जा सके। तो दिस ईयर द ल्यूरिस्ट इन द इकोनॉमिक साइंस स्टार्टेड आउट with the fundamental theory and the latter used their result the particle application which have the spread globally, their discovery are to great benefit to the society। तो ये किसके फायदे के लिए, सोसाइटी के लिए। टैक्स पेयर हो गया, जो आपका बिडर हो गया, जो आपका बेचने वाला या खरीदने वाला, सबके लिए। ये पीटर फ्रेडरिक्सन बोले तो चेयरमैन ऑफ द प्राइस कमेटी है, ठीक है ना। अच्छा बात करें तो पॉल आर मिलग्रॉम की, तो ये 1948 में का जन्म हुआ, डेट्रियोट यूएसए में हुआ है। पीएचडी की 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूएसए। शर्ले एंड द लियोनार्ड एली जूनियर प्रोफेसर ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ एंड द साइंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में, ये आपके प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। रॉबर्ट बी विल्सन की बात करें 1937 में पैदा हुए थे जेनेवा यूएसए में, और 1963 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज यूएसए से आपकी पढ़ाई की है। और एडम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ द मैनेजमेंट, ये है एमिरेट्स में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में, याद रखना आप। तो जो प्राइज़ मनी है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना का है, और ये 5 मिलियन बांट दिया जाएगा दोनों में। और इसे जो देता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस देती है। मैंने बताया था फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका जो इकोनॉमिक्स होता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ही देती है 1739। पर याद रखना ये किस बिहाफ में दिया जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ कि एक बैंक है आपका जो स्पेरिंग्स, ठीक है ना, ये जो आपका स्पेरिक्स बैंक प्राइज़, तो जो प्राइज़ मनी है वो ये देता है, और अंडर किसके आता है आपका, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के अंडर ये प्राइज़ आपका दिया जाता है, इतना याद रखना, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे जितने भी नोबेल प्राइज़ इस बार दिए गए उन सब के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।